ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक टेबल पर धमाके के साथ एक खंजर आकर धंसा, मानो बिजली गिरी हो। खंजर ने 3 इंच गहरी लकड़ी में छेद कर दिया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अरे ये क्या था? नरेश, भावेश और बाकी लोग जो खाना खा रहे थे, सबकी आंखें चौड़ी हो गई। खौफ के मारे किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। भावेश जो अश्विन के पास बैठा था, पसीने से तरबतर हो गया। भाई, ये किसने किया? अश्विन, अरे अश्विन कहाँ गया? अभी तो यही था। हाँ, अभी अभी तो यही था अश्विन, अचानक कहाँ गायब हो गया? सब लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ना ही किसी को यह समझ में आ रहा था कि जो चाकू उनके सामने टेबल में घुसा हुआ था वो कहां से आया, और ना ही किसी को यह समझ आ रहा था कि अचानक अश्विन उनकी नजरों के सामने से कहां ओझल हो गया था। अरे अश्विन ऐसे अचानक कहां गायब हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ज्यादा मत सोचो, चुपचाप खाना खाओ और एक प्लेट अश्विन के लिए पैक करवा लेना। भावेश कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन नरेश की तीखी नजरों ने उसकी आवाज दबा दी। नरेश ने पिछली रात को इंडिया फोन करके अश्विन के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। जब उस इन्वेस्टिगेशन में नरेश को पता चला कि क्विंग हॉल और डार्क स्काई सोसाइटी अश्विन के दुश्मन थे, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नरेश क्विंग हॉल और डार्क स्काई सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उनका दुश्मन कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हो सकता था। नरेश समझ गया था कि अश्विन अपने आप में बहुत पावरफुल इंसान था। उधर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अश्विन उस अंधेरी गली में भाग रहा था, जहां कुछ सेकंड्स पहले उसने उस शख्स को देखा था। वो एक लंबे बालों वाली लड़की थी। जैकलिन, अगर जैकलिन यहाँ है तो इसका मतलब है कि रॉनी और कुणाल भी यहीं होंगे। इधर अश्विन अपने आसपास उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उधर अश्विन का शक बिल्कुल सही था। जैकलिन के साथ कुणाल और रॉनी भी थे। तीनों उसकी मौत का फरमान लेकर आए थे। वो तीनों छुपकर अश्विन को देख रहे थे। बस गया मुर्गा जाल में। तुम कितनी बार बचोगे अश्विन? हर बार हमारे प्लान को फेल करना तुम्हारी आदत बन गई है, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन ये अश्विन अब मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अभी अभी तो मैंने उसे यहीं देखा था। इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो सकती है? वो जरूर मेरे आसपास ही है। अश्विन अपने आसपास जैकलिन को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। अश्विन थोड़ा आगे गया और ध्यान से देखा तो जैकलिन एक दीवार के पीछे छुपकर अश्विन को देख रही थी। जैसे ही अश्विन और जैकलिन की नजरें मिली, जैकलिन के पूरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। वो तुरंत उस दीवार के पीछे से निकलकर अश्विन के सामने आकर खड़ी हो गई। जैकलिन के पीछे पीछे रॉनी और कुणाल भी आ गए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये साला अश्विन पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम तीनों मिलकर इसका सामना करेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझसे मिलने सीधे यहाँ आ गए। ये क्या, घर बुलाते तो चाय कॉफी से स्वागत करता। चाय तो बाद में, फिलहाल हम तुम्हारा खून पीने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो तुम अश्विन। तारीफ के लिए थैंक यू रॉनी। हमें नहीं पता था कि इस देश में भी तुम्हारा कोई हेल्पर है। हेल्पर? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। ड्रामा बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई साथी है तो उसे बाहर निकालो। साथी? तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए बहाना चाहिए रॉनी। तुम्हें पता है अश्विन, अगर हम तीनों मिल जाए तो तुम्हें खत्म करने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, तो ऐसे ही मार दो। क्यों बेवजह अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? अश्विन, आज तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने तुम्हें क्विंग हॉल ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जैकलिन, कुणाल, खत्म कर दो इस हरामजादे को, ताकि आज के बाद कोई भी सपोला हमारे सामने अपना फन ना फैला पाए। रॉनी जोर से चिल्लाया और अश्विन पर हमला कर दिया। रॉनी के पीछे कुणाल और जैकलिन भी अपने हथियारों के साथ अश्विन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रॉनी की हथेली से नीली चमचमाती ऊर्जा निकली।
कुणाल अपनी तलवार हवा में लहरा रहा था। उस तलवार की धार किसी को भी एक ही बार में खत्म कर सकती थी। अब देखो अश्विन, हम तुम्हें कैसे खत्म करते हैं। लेकिन अश्विन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। बस इतनी सी ताकत। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही तीनों उसके करीब आए, उसने अपना पैर जमीन पर मारा। एक इनविजिबल तलवार की धार पूरे मैदान में फैल गई। एक बार में सब खत्म। अचानक जमीन हिलने लगी। अश्विन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई थी। जैसे ही वो तीनों अश्विन की स्पिरिचुअल एनर्जी के रेडियस में आए, वो तीनों हवा में उछल गए। जैकलीन दूर गिर गई। उसके होठों से खून बह रहा था। कुणाल की तलवार टूट गई और रॉनी के घुटने जमीन पर लग गए। ये क्या था? हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर, हाउ इज इट पॉसिबल? अश्विन तो सिर्फ 23 साल का है, ये कैसे हाफ ग्रैंड मास्टर हो सकता है? अश्विन के मूव्स देखकर रॉनी हैरान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अश्विन हाफ ग्रैंड मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स वाले मूव्स कर पा रहा था। रॉनी ने आज से पहले अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही ग्रैंड मास्टर देखे थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में जो तीसरा ग्रैंड मास्टर होगा वो अश्विन होगा। भागो, भागो यहां से। रॉनी को समझ आ चुका था कि वो अश्विन का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। आज रॉनी जिस स्पीड से भाग रहा था, आज से पहले वो कभी नहीं भागा था। वो अच्छे से जानता था कि अश्विन के एक और वार से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। अचानक अश्विन उन तीनों के सामने आ गया और उन्हें एक जोरदार लात मार दी। वो तीनों हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर गए और उनके मुंह से खून आने लगा। हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना होगा। अश्विन को मारने का प्लान कैंसिल। मैं अपने सुपीरियर से अश्विन के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी हमें बच के निकलना होगा। उधर जैकलीन और कुणाल भी अच्छे से जानते थे कि अब वो अश्विन का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो बदले की आग में जल रहे थे। लेकिन इस वक्त उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसलिए रॉनी की बात मानना उनके लिए बेहद जरूरी था। लेकिन तभी रॉनी ने देखा कि अश्विन धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। रॉनी को अश्विन की आंखों में अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अश्विन, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। अश्विन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा? अश्विन की बात सुनकर रॉनी उसे घूर घूर के देखने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे से सारा डर गायब हो गया और हल्की सी स्माइल आ गई। अश्विन, अब मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मुझे भीख में मिली जिंदगी चाहिए भी नहीं। मैं एक योद्धा हूं और योद्धा कभी झुकते नहीं हैं। जब कुछ वक्त पहले मैंने उन 100 गुंडों को मार दिया, तो फिर तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे मारने मेरे पीछे यहां तक आ गए? मुझे पता है रॉनी कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और मैं जो कि तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, अब तुम्हारे और क्विंग हॉल में काम में दखल दूंगा। रॉनी, मुझे ना ही तुम्हारे क्लब में आना है और ना ही किसी और क्लब में जाना है। मेरी लाइफ के गोल्स बहुत अलग हैं। तुम यही चाहते हो ना कि मैं आज तुम्हें छोड़ दूं और जिंदा जाने दूं? ठीक है, छोड़ दिया, जाओ। रियली? सच में? तुम सच में मेरी जान नहीं लोगे? नहीं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। रॉनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विन उससे चाहता क्या था। वो कुछ भी बोलता, उससे पहले ही एक सिल्वर नीडल आकर उसकी बॉडी में घुस गई। रॉनी दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। उसे अंदर ही अंदर अश्विन पर बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। साले अश्विन, धोखेबाज! अभी अभी तूने कहा था कि तू मुझे जान से नहीं मारेगा और मुझे यहां से वापस जिंदा जाने देगा। फिर ये क्या है? मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुझे तेरे किए की सजा देना जरूरी है, ताकि तुझे याद रहे कि अश्विन से पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। वैसे भी रॉनी, मुझे पता है तू कुत्ते की दुम है। यहां से जाने के बाद तू फिर से मेरे खिलाफ कोई नई साजिश करेगा। अश्विन की बात सुनकर रॉनी की रूह कांप गई।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विन उसके साथ क्या करने वाला था। उसके मन में खुद के लिए बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। उसका पूरा चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। वो मान चुका था कि अश्विन उसे आज यहां से जिंदा नहीं जाने देने वाला था। रॉनी, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद क्विंग हॉल के किसी भी मेंबर ने मुझ पर हमला किया या फिर मेरे रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं ये मानूंगा कि वो तुम्हारा आदमी है। उसके बाद फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ के जान से मार दूंगा। और इसे मेरी फाइनल वार्निंग ही समझना। अगली बार मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अश्विन की आंखों में रॉनी को यमराज दिखाई दे रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। वो डर के मारे अंदर से कांप रहा था। तू इंसान नहीं है, हैवान है अश्विन, जानवर है तू। मैं हैवान हूं। अगर मैं हैवान हूं तो साले तू क्या है? तू यहां मुझे मारने आया था। तूने गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए। मैंने तो जो भी किया सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन तूने जो किया आउट ऑफ जेलेसी किया। साले हरामी, तू किसी का सगा नहीं हो सकता रॉनी। मैं तुझे जिंदा छोड़ने का फैसला बदलूं उससे पहले चला जा यहां से। चल निकल। अश्विन ने एक बार रॉनी को घूर कर देखा और फिर खुद ही वहां से चला गया। रॉनी अभी भी जमीन पर पड़ा पड़ा अश्विन को जाते हुए देख रहा था। अश्विन के जाते ही जैकलीन और कुणाल तुरंत रॉनी के पास आ गए। रॉनी, तुम ठीक हो? हमें तुरंत वापस इंडिया चलना है। चलो, इस अश्विन के बच्चे को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो अपने आप को कोसेगा कि क्यों उसने रॉनी से पंगा लिया। लेकिन रॉनी, हम कैसे? हर बाप का एक बाप होता है। इस दुनिया में अश्विन का भी कोई ना कोई तो बाप होगा ही। अश्विन को खत्म करने के लिए मुझे चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन मेरा अगला हमला ऐसा होगा जिससे अश्विन बच नहीं पाएगा। रॉनी के दिल में बदले की आग शोला बनकर धधक रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब अश्विन को मारने के लिए उसे बहुत खतरनाक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए वो तैयार भी था। रॉनी जैकलीन और कुणाल के साथ तुरंत इंडिया चला गया। उधर अश्विन जब वापस अपने होटल पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग डिनर करके वापस होटल आ चुके थे। जब भावेश, नरेश और बाकी लोगों ने अश्विन को देखा तब जाकर उनकी जान में जान आई। उनके मन में कई सारे सवाल थे जो वो अश्विन से पूछना चाहते थे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। तभी नरेश अश्विन के पास आ गया। अश्विन, तुमने आज डिनर भी नहीं किया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, खाना खा लो। हमने तुम्हारे लिए पैक करवा लिया था। थैंक्स। अश्विन, कल हम सबको इंडिया के लिए निकलना है। 1 बजे की फ्लाइट है, तो तुम भी अपनी पैकिंग कर लेना। ठीक है। एंड अश्विन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। डोंट बी सॉरी नरेश, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। थैंक्स अश्विन, ये बोलकर तुमने मेरा सारा गिल्ट खत्म कर दिया। तुम जाओ और पैकिंग करना शुरू कर दो। अश्विन एक बार नरेश को देखकर मुस्कुराया और फिर अपनी पैकिंग करने के लिए अपने रूम में चला गया। अगले दिन दोपहर को अश्विन अपनी पूरी टीम के साथ वापस नासिक आ गया। उधर नासिक में ईशा की कंपनी के नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ने पूरे मार्केट में धूम मचा रखी थी। हर दिन प्रोडक्ट की सेल आसमान को छू रही थी। वहीं ईशा की कंपनी ने उस धोखेबाज शख्स को भी ढूंढ निकाला था जिसने उनकी कंपनी के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक किया था। विराट ने खुद उस शख्स को जान से मार दिया था। अश्विन शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर की सारी लाइट्स ऑन थी। अश्विन को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है? वेलकम बैक हीरो, यू मेड द होल कंट्री प्राउड। ओ सर, आप? Congratulations अश्विन, you are the treasure of this country. अरे सर, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्विन के घर में सिद्धार्थ और नवीन मौजूद थे।
वो उसे यहाँ कंपटीशन जीतने के लिए बधाई देने आए थे। उनके चेहरे पर अश्विन के कंपटीशन जीतने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नवीन ने अश्विन को गले लगाया और उसे एक खूबसूरत सा बुके दे दिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है अश्विन, आज तो हम लोग ऐसे ही तुमसे मिलने आ गए। मैं तुम्हारे कंपटीशन जीतने की खुशी में परसों एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज आएंगी। नहीं नहीं नवीन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक मेडिकल कंपटीशन ही तो जीता है। जरूरत है अश्विन, तुम नहीं समझोगे। आज तुम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की और उसके आयुर्वेद की ताकत दिखाकर आए हो। तुमने इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओके सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अश्विन, अभी अश्विन सिद्धार्थ और नवीन से बात कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। उन तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो कि दिखने में बिल्कुल अश्विन की पत्नी ईशा सी नजर आ रही थी। अश्विन तो एक बार उस लड़की को देखकर चौंक ही गया था। अश्विन, ये कौन है? दिखने में बिल्कुल ईशा भाभी जैसी लग रही है। अश्विन ने नवीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नवीन ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और आंखों से उसे चलने का इशारा कर दिया। सिद्धार्थ और नवीन ने अश्विन से हाथ मिलाया और वहां से चले गए। अब हॉल में अश्विन और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। वो लड़की धीरे धीरे अश्विन के करीब आई। अश्विन अभी भी हैरानी से एक टक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। हेलो डियर, आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला कि तुम नासिक शिफ्ट हो गए हो। अश्विन उस लड़की की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? होप तुमने मुझे पहचान लिया है। मैं इतिका हूँ, जानते हो ना मुझे तुम? मुझे पता है तुम इतिका हो, लेकिन ये क्या हुआ तुम्हें? मतलब ये कि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतना अजीब क्यों लग रहा है? अजीब लग रहा है? इतिका इतना कहकर झटके से अश्विन के सीने से चिपक गई। अश्विन एक बार के लिए तो सकपका गया, लेकिन फिर तुरंत उसने इतिका को खुद से अलग कर दिया। इतिका का फेस भले ही बिल्कुल ईशा जैसा लग रहा हो, लेकिन फिर भी उसका चेहरा प्लास्टिक जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने अपने चेहरे पर मेकअप का पूरा डब्बा ही उड़ेल लिया था। ये क्या कर रही हो इतिका तुम? तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। आई मिस यू। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने जो पूछा पहले उसका जवाब दो। ये क्या किया है तुमने अपने चेहरे के साथ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अश्विन। हाँ, तुमने ही एक दिन मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ ईशा का चेहरा पसंद है, उसके अलावा इस दुनिया में किसी का भी चेहरा पसंद नहीं है तुम्हें। तो लो, मैंने भी अपना चेहरा ईशा जैसा बनवा लिया। अब तो तुम्हें मेरा चेहरा पसंद आएगा ना? बोलो बोलो ना। क्या? यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है अश्विन। मेरे पास ये सब करने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने लोन लेकर अपने चेहरे का मेकओवर करवाया। पसंद आया ना तुम्हें अश्विन? बोलो। इतिका की बातें सुनकर एक बार के लिए तो अश्विन के होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतिका इतना पागलपन कैसे कर सकती थी। बोलो ना अश्विन, अब तो मेरा चेहरा बिल्कुल ईशा जैसा लग रहा है। बोलो ना। मुझे पता है अभी तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यू डोंट वरी। अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है ना, बस इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। फिर देखना, मैं बिल्कुल ईशा जैसी लगूंगी। तुम मुझ में और ईशा में कोई भी फर्क नहीं कर पाओगे। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। Are you a fool? मुझे ईशा इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मैं एक लॉयल हस्बैंड हूं। और रही बात तुम्हारी, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर चाहे तुम कितने भी ऑपरेशन क्यों ना करवा लो, तुम मेरी बहन जैसी हो, समझी तुम? ऐसा मत बोलो अश्विन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। I really love you अश्विन, I really love you। कि प्यार नहीं, पागलपन है इतिका। प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? इतिका, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल देना बंद करो।
अश्विन का एक एक शब्द इतिका के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे तो लगा था कि जब अश्विन ऑपरेशन के बाद इतिका को देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, वो तुरंत उसे गले लगा लेगा। लेकिन उसने जो भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अश्विन खुश होने के बजाय इतिका पर उसकी हरकतों के लिए गुस्सा हो रहा था। अश्विन, तुमने मेरे इमोशंस का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत जरूर से चुकानी होगी। हाँ। अश्विन की बात सुनकर इतिका की आंखें भीग चुकी थी। अब उसका 1 मिनट भी वहां रुकना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो भागती हुई घर के बाहर चली गई। अश्विन कुछ भी रिएक्ट करता उससे पहले ही ईशा अपने रूम से बाहर आ गई। अश्विन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा रूम में वेट कर रही हूँ। मैं बस रूम में ही आ रहा था। तुम यहाँ किससे बात कर रहे थे? थोड़ी देर पहले थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही थी। नहीं, किसी से नहीं। चलो रूम में चलते हैं। अश्विन ने ईशा का हाथ पकड़ा और रूम की तरफ चला गया, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से अभी अभी इतिका बाहर निकली थी। अश्विन एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि इस वक्त इतिका के सिर पर पागलपन सवार था और वो पागलपन उससे कुछ भी करवा सकता था। अश्विन को अब थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत थी ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी में इतिका कोई जहर ना घोल सके। अश्विन मेरे भाई, फाइनली यू आर बैक। अश्विन रूम में ईशा के साथ पहुंचा ही था कि तभी उसे बंगले के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। वो बाहर आया तो उसने देखा कि सामने विराट हाथ में रेड वाइन की बोतल लिए खड़ा था। विराट ने अश्विन को देखते ही गले लगा लिया। अश्विन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ ना। मैंने मार्शल आर्ट का फर्स्ट लेवल पार कर लिया है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ भाई। यस, बाय द वे मैं मंथ एंड में वापस पुणे जाने की सोच रहा हूँ। हाँ जा सकते हो। अब तुमने लेवल 1 क्रॉस कर ही लिया है। अब देखना, लेवल 2 पार करने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाय द वे अश्विन, तुम जब यहाँ नहीं थे तो तुम्हारा एक पार्टनर मुझसे मिलने आया था। साहिल आहूजा। उसने कहा था कि जब तुम वापस आ जाओ मैं उसे बता दूं। वो क्यों मुझे ढूंढ रहा था? यूं अचानक साहिल के बारे में सुनकर अश्विन थोड़ा हैरान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर साहिल उसे क्यों ढूंढ रहा था। शायद उसे तुमसे ज्वेलरी कंपटीशन के बारे में बात करनी थी। विराट की बात सुनकर अश्विन को याद आया कि 1 हफ्ते पहले साहिल ने उसे बताया था कि कुछ दिनों बाद एक ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला था जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। इस पर अश्विन ने साहिल से कहा था कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फाइल कर दे, बाकी सब अश्विन संभाल लेगा। अश्विन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि साहिल ने सच में एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। इस बार ज्वेलरी कंपटीशन नेशनल लेवल पर होने वाला था जिसमें इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज के भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। ऑल्दो रूल्स इस बार भी वही थे जो पिछली बार थे। अश्विन ने कुछ सोचा और अपना फोन लेकर घर के बैकयार्ड में चला गया और साहिल को फोन मिला दिया। हेलो मिस्टर साहिल। बॉस, थैंक यू फॉर कॉलिंग बैक। तुम तो बहुत बिजी हो यार। आई एम सो सॉरी साहिल सर। आई नो मुझे आपसे रेगुलर टच में रहना चाहिए था। इट्स ऑल माई फॉल्ट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम तो जानते ही हो अश्विन, आजकल मैं भी कितना बिजी चल रहा हूँ, कितना ट्रैवल कर रहा हूँ। अश्विन, काम कर करके मेरे बाल सफेद हो गए हैं। डोंट वरी सर, मैं किसी को भेजता हूँ आपकी हेल्प के लिए। मैं खुद अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ और आते ही मुझे विराट ने आपके बारे में बताया और देखिए मैंने तुरंत आपको कॉल कर लिया। आई कैन अंडरस्टैंड अश्विन। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि हम कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक बात और अश्विन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बताइए ना। अश्विन, हमारे ज्वेलरी स्टोर्स को एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ मैं। नासिक में भी एक शॉप ओपन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक भरोसे का आदमी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो आदमी ढूंढ के दो। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और बताइए।
बस अभी तो इतनी ही मदद चाहिए। साहिल से थोड़ी और बात करने के बाद अश्विन ने उसका फोन काट दिया और सीधा अपने रूम में आ गया। इंडिया आने के बाद उसे अभी तक रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह अश्विन की आंख अपने फोन की घंटी से खुली। जब उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अश्विन ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो। हेलो मिस्टर अश्विन। यस स्पीकिंग। हु इज दिस? सर मैं ईशा मैम की सेक्रेटरी निशा बोल रही हूँ। सर अभी अभी ऑफिस में एक लड़की घुस आई है। वो देखने में बिल्कुल ईशा मैम जैसी लग रही है और उसके हाथ में चाकू भी है। क्या? हाँ सर, वो बार बार ईशा मैम से मिलने के लिए बोल रही है। मुझे लग रहा है ये लड़की यहाँ जरूर ईशा मैम को नुकसान पहुँचाने आई है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। ईशा कहाँ है? ईशा मैम तो अपने केबिन के अंदर है। मैंने उन्हें बाहर आने से मना कर दिया है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो बिल्कुल ईशा मैम की हमशक्ल लग रही है। आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम बस ईशा को कैबिन से बाहर मत आने देना और उस लड़की को ईशा से दूर रखना। अश्विन ने ईशा की सेक्रेटरी का फोन काट दिया और तुरंत अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। ये इतिका ईशा के ऑफिस भी पहुंच गई। कल मैंने उसे बहुत प्यार से सब कुछ समझाया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अश्विन फटाफट रेडी हुआ और ईशा के ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उधर ईशा के ऑफिस के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। इतिका हाथ में चाकू लिए बार बार ईशा को बुला रही थी। बाहर निकालो ईशा को। ईशा बाहर आओ। ईशा, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो तुम ये सब गलत कर रही हो। चुपचाप चाकू नीचे फेंक दो। ठीक है मैं चाकू फेंक दूंगी। पहले तुम ईशा को बाहर बुलाओ। ईशा मैम आप बाहर मत जाइएगा। अश्विन सर ने मना किया है। वो खुद किसी भी समय पहुंचते होंगे। जैसे ही निशा ने ईशा को अपने केबिन से बाहर आते हुए देखा, वो थोड़ा घबरा गई। वो बार बार ईशा को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैम प्लीज गो इनसाइड। I know what I'm doing। ये लड़की बोल रही है कि ये मेरी पति की गर्लफ्रेंड है और तुम बोल रही हो कि मैं चुपचाप अपने कैबिन में बैठी रहूं। ये नहीं हो सकता। मुझे भी तो देखना है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि मेरे पति का दिल इस पर आ गया। तो तुम हो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड। हाँ, वाह 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 वाह। मेरे पति के करीब आने के लिए तुम्हें तो बहुत कुछ करना पड़ा है। मेरे जैसे बनने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। हाँ ईशा, मुझे अश्विन चाहिए और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अश्विन को छोड़ दो और वो सिर्फ मेरा है। ईशा, तुम्हारा नाम इतिका है ना? मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था तुम्हारे बारे में। अश्विन और तुम्हारे फादर दोस्त थे जब हम लोग मुंबई में रहते थे। और क्या क्या बताया था अश्विन ने तुम्हें मेरे बारे में? हाँ बोलो ईशा, बोलो। तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि अश्विन हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहे। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये जरूर से बताया था कि मिस्टर तरुण यानी कि तुम्हारे फादर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिसे अश्विन ने ही ठीक किया था, है ना? और एक बात और, अश्विन तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। बकवास बंद करो ईशा। अश्विन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़े। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, तुम अश्विन को छोड़ दो। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है तुम्हारा उस पर। क्या बकवास कर रही हो? अश्विन मेरा हस्बैंड है। अच्छा, अब बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें अश्विन पर। ये प्यार तब कहाँ था जब अश्विन बोल नहीं पाता था? बोलो। मतलब ये ईशा कि जब अश्विन गूंगा था तब तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसे कैसे ट्रीट किया था मुझे बहुत अच्छे से पता है। हर दिन ताना मारना, उसे उल्टा सीधा बोलना, यही सब किया करती थी ना तुम? हाँ, तब भी तो अश्विन तुम्हारा पति ही था। आज वो जो बोलने लगा है तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उस पर। अगर अश्विन आज भी गूंगा ही होता तब भी तुम क्या इतना ही हक जमाती उस पर? ईशा बोलो। ईशा, तुम अश्विन को डिजर्व नहीं करती हो। आज वो तुम्हारे साथ है क्योंकि उसके साथ होने से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इतिका की बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतिका को अश्विन के पास्ट के बारे में इतना कुछ पता था। ईशा के पास अब इतिका की बातों का कोई जवाब नहीं था।
उसे चुप देखकर ऑफिस के बाकी लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिर ये माजरा क्या है? ये लड़की ईशा मैम के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और ईशा मैम चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही है। क्या सच में ईशा मैम ने अपने हस्बैंड के साथ इतना गंदा बिहेव किया था? जब सच सामने आया तो तुम्हारी नजरें शर्म से झुक गई ईशा। अब भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो अभी अभी अश्विन को छोड़ दो। तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़की अश्विन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। अश्विन एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है ईशा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, तुमने अश्विन के साथ जो भी किया है अश्विन वो कभी भूल पाया? क्या अश्विन तुम्हें कभी भी उस सब के लिए माफ कर पाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं ईशा। वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे किए के लिए माफ नहीं कर सकता। और अगर वो मुझसे इस बारे में आज कुछ भी बात कर रहा है तो इसका मतलब ये ना कि वो कहीं ना कहीं मुझे प्यार करता है। ईशा मैम, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये आपके और अश्विन सर के बीच गलतफहमियां पैदा करना चाहती है। जैसे ही इतिका ने ईशा की सेक्रेटरी की बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। वो बिजली की रफ्तार से ईशा के बगल में जाकर खड़ी हो गई और उसके गले पर चाकू रख दिया। ईशा, आज मैं तेरे चेहरे का वो हाल करूंगी ना कि अश्विन जिंदगी भर तेरा चेहरा नहीं देखेगा। इतिका को ईशा के गले में चाकू रखते देख हर कोई घबरा गया। सबको अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि इतिका वो दीवानी थी जो अश्विन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अगर उसे ईशा को मारना भी पड़ा तो वो ये भी करने को तैयार थी। ईशा मैडम! मैडम प्लीज बचाइए अपने आप को। जैसे ही इतिका ने ईशा की गर्दन पर चाकू रखा, सब लोग एक बार के लिए तो घबरा गए। लेकिन तभी ईशा ने अचानक इतिका को जोर से धक्का दे दिया और उसे खुद से दूर कर दिया। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतिका गुस्से में तिलमिला रही थी। वो जल्द से खड़ी हुई और जैसे ही ईशा के पास जाने लगी, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। लेकिन न जाने आज इतिका में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि 2 गार्ड्स के पकड़े जाने के बावजूद भी वो धीरे धीरे ईशा के करीब जाने में कामयाब हो गई। मैंने कहा था ना कि अश्विन को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ ईशा। अगर तेरे मरने से ही अश्विन को मैं हासिल कर सकती हूँ तो मुझे ये भी मंजूर है। इतिका ईशा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में चाकू था जो वो अभी भी हवा में लहरा रही थी। वो ईशा पर हमला करने ही वाली थी कि तभी ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों के बीच कैट फाइट शुरू हो गई। अचानक ईशा ने इतिका को जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इतिका जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में जो चाकू था वो अब उसके पेट में घुस गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इतिका के पेट से खून निकल रहा था। सब लोग हैरानी से उसे देखे जा रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां अश्विन आ गया। उसने जैसे ही इतिका की हालत देखी, वो भी हैरान हो गया। फिर उसकी नजर ईशा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ईशा, ये सब क्या है? ईशा ने अश्विन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। ईशा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मैंने तुम्हें कैबिन में रहने को कहा था ना, मना किया था ना बाहर आने को, फिर क्यों बाहर आई तुम? अश्विन सर, इसमें ईशा मैम की कोई गलती नहीं है। ये लड़की चाकू से ईशा मैम का पूरा चेहरा खराब करने वाली थी। ईशा मैम खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में इन्होंने इस लड़की को धक्का दे दिया और फिर इस लड़की ने खुद अपने हाथों से खुद को ही चाकू मार लिया। अश्विन ने ईशा की सेक्रेटरी निशा की बात सुनी और फिर एक बार ईशा को देखा। ईशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अश्विन से क्या कहे। लेकिन तभी अचानक अश्विन पलटा और इतिका को उठाकर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे अपने क्लिनिक ले गया। मैम, आप ठीक है? सब मेरी गलती है। मुझे इतिका को ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। मैम, अब खामखा अपने आप को दोष दे रही हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। मुझे बाहर ही नहीं आना चाहिए था। मुझे अश्विन की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं बाहर नहीं आती तो ये सब कुछ ना होता। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। क्यों मैंने अश्विन की बात नहीं मानी? मैम, अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप शांत हो जाइए। निशा, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो वो सेक्रेटरी तरुण की बेटी है।
अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उसे, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे अश्विन से अभी की अभी बात करनी है। फोन कहाँ है मेरा? निशा ने तुरंत ईशा को उसका फोन लाकर दे दिया। ईशा को अश्विन को फोन करने में थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा डरते हुए अश्विन को फोन मिला दिया। हेलो 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 अश्विन वो इतिका। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अश्विन उससे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, वो ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी ब्लीडिंग रोक दी है। ईशा, वो तो मैं टाइम पर पहुंच गया और इसे जल्दी से क्लिनिक लेकर आ गया। अगर इसका ज्यादा खून बह गया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। आई एम सॉरी अश्विन, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी ईशा। अगर तुम बाहर नहीं आती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। आई नो अश्विन, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बोले जा रही थी, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और ईशा, इम्पल्सिव होना हर बार अच्छा नहीं होता। इतिका की मदर नहीं है। जब ये बहुत छोटी थी तब ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए इसे अभी दुनियादारी का इतना ज्ञान नहीं है। इतिका के अंदर एक इमोशनल वॉइड है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें करने लगती है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम सो सॉरी। अश्विन से बात करने के बाद ईशा ने फोन काट दिया और इतिका के बारे में सोचने लगी। अश्विन मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं खुद को बचाऊंगी ही ना। और अगर इतिका की माँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी मन में आए वो करेगी, दूसरों के पति पर गंदी नजर डालेगी। इधर अश्विन लगातार इतिका का ट्रीटमेंट कर रहा था। उसके घाव पर दवा लगाकर ड्रेसिंग कर दी थी उसने। अश्विन की दवाई की वजह से इतिका को दर्द में भी काफी आराम मिल गया था। अगले दिन उसने तरुण को फोन करके सब कुछ बता दिया और इतिका को वापस मुंबई भेज दिया। अश्विन अपने क्लिनिक में बैठा था कि तभी उसका फोन बजा। अश्विन ने देखा कि फोन सिद्धार्थ का था, इसलिए उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो हेलो अश्विन, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि परसों की मीटिंग के लिए हमने ओशन व्यू विला बुक करवा दिया है। इस बार मीटिंग में चीफ भी आ रहे हैं, तो प्लीज तुम कुछ फॉर्मल कपड़े पहन कर आना, क्योंकि इस मीटिंग में और भी काफी लोग आएंगे। श्योर सर। सिद्धार्थ से कुछ देर और बात करने के बाद अश्विन ने फोन काट दिया। वो उठा और जैसे ही अपने क्लिनिक से बाहर जाने लगा, अचानक उसे सामने से दो लोग आते हुए दिखाई दिए। रॉनी, ये यहाँ क्या करने आया है? अश्विन ने जैसे ही रॉनी को वहां देखा वो हैरान हो गया। रॉनी के हाथ पर पट्टियां बंधी थी और उसके सिर पर बैंडेज लगी हुई थी। धीरे धीरे रॉनी और उसके साथ में जो शख्स था वो दोनों अश्विन के करीब आ गए। आर यू अश्विन? जी कहिए। हेलो अश्विन, मेरा नाम विनोद शिंदे है। मैं क्विंग हॉल का डिप्टी चीफ हूँ। ओके, लेकिन आज यहाँ आप अचानक? विनोद ने अश्विन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखों से रॉनी को इशारा किया। रॉनी एकदम आगे आया और अश्विन के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख दिए। अश्विन, मैंने जो भी किया वो सब मेरी गलती थी। मुझे तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर हो। हमारे क्लब में एक रूल है कि हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर वॉरियर के साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आना होता है, और मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गंदा बिहेव किया। मैं तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया, इसलिए मैं आज यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। अश्विन ने उस डॉक्यूमेंट को खोला जो रॉनी ने उसे दिया था और उसे पढ़ने लगा। ये तुम्हारा पनिशमेंट है। अश्विन, क्विंग हॉल तुम्हें अपनी एक मीटिंग में इनवाइट करना चाहता है। क्या तुम आओगे? अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं अश्विन, हम तुम्हें आने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और बतानी थी तुम्हें। जब हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद क्विंग हॉल सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस के लिए एक नोटिस जारी करेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आज के बाद क्विंग हॉल मिस्टर अश्विन को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा, लेकिन बदले में क्विंग हॉल आपसे एक वादा चाहता है अश्विन। कैसा वादा? यही कि आज के बाद तुम क्विंग हॉल के किसी भी मेंबर के साथ झगड़ा नहीं करोगे। कल तक क्विंग हॉल मेरी जान के पीछे पड़ा था। कभी तुम्हारे गुंडे हाथ में गन लेकर मुझे मारने के लिए आए थे, तो कभी रॉनी मुझे खुद मारने के लिए मेरे पीछे एब्रॉड तक आ गया, और आज आप मुझसे वादा मांग रहे हैं
कि मैं कभी क्विंग हॉल में किसी भी मेंबर से झगड़ा नहीं करूंगा। डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर? मुझे नहीं चाहिए आपका सम्मान। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग ये नाटक क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है ये सब करके आप मुझसे दोस्ती कर लेंगे और मैं वो सब भूल जाऊंगा जो भी आप लोगों ने मेरे साथ किया है? कभी नहीं। मैं आज नहीं तो कल अपना बदला लेकर रहूंगा। अश्विन की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। विनोद और रॉनी को समझ आ चुका था कि उनका प्लान फेल हो गया, इसलिए दोनों के माथे से पसीना टपकने लगा। दोनों डर के मारे अश्विन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। डोंट बी एंग्री मिस्टर अश्विन, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। विनोद भी अश्विन की स्किल्स से हैरान था, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा हैरानी थी कि एक 23 साल का लड़का हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर था। विनोद और रॉनी का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। आप लोगों ने मुझे मारने की न जाने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए आज मुझसे समझौता करने आ गए। ठीक है, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है, लेकिन अगर आज के बाद क्विंग हॉल के किसी भी मेंबर ने मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, तो ऐसी तबाही आएगी कि आपका पूरा क्विंग हॉल तहस नहस हो जाएगा। मैं क्विंग हॉल के मेंबर की लाशों का ढेर लगा दूंगा। अश्विन, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आज के बाद क्विंग हॉल का कोई भी मेंबर कभी भी तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। जब तक मैं सेफ हूं तब तक आप भी सेफ हो। लाइए डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अश्विन ने विनोद से डॉक्यूमेंट्स लिए और उन पर साइन कर दिया। आज विनोद के मन में भी अश्विन का डर अपनी जगह बना चुका था। डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बाद विनोद और रॉनी वहां से चले गए। 2 दिन बाद वो दिन आ ही गया जिसका काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सिद्धार्थ ने अश्विन के चैंपियन बनने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें शहर की काफी रिस्पेक्टेड फैमिलीज आई थी। अश्विन भी टाइम पर पार्टी में पहुंच गया था। अश्विन आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिकने वाली थी। सबसे कम उम्र का नेशनल मेडिकल सेंट। अरे ये तो मजाक है। नासिक शहर में तो आयुर्वेद की सत्ता सिर्फ पाटेकर फैमिली का अधिकार है। पाटेकर फैमिली अभी तक चुप है और ये लोग खुद को नेशनल मेडिसिन सेंट कह रहे हैं। हाँ, वो सब जानते ही हैं कि असली नेशनल मेडिसिन सेंट नेशनल आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूट के डीन सम्राट पाटेकर हैं। उनके सामने ये अश्विन कुछ नहीं है। अगर डैड ने मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। सही कहा। अगर कोई लड़की होती तो शायद यहाँ आने का मन भी करता, पर एक आदमी के साथ क्या मजा। और सुनो, तुम लोगों को पता है मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं इस अश्विन से कुछ सीखूं। इस साले ने एक कंपटीशन क्या जीत लिया, ये तो भगवान ही समझने लगा खुद को। सी व्यू विला के मेन हॉल के दरवाजे के पास कुछ लोग कार्ड खेलते हुए बातें कर रहे थे। वो सभी नासिक के जाने माने मिडिल क्लास परिवारों के बेटे थे। इन सब की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी देवगन फैमिली, पांडे फैमिली और बाकी फैमिलीज की थी। पर खास बात यह थी कि देवगन फैमिली को छोड़कर बाकी सभी परिवारों ने इस सेलिब्रेशन में आने से साफ इनकार कर दिया था। उधर अश्विन ये बात अच्छे से जानता था कि इस सेलिब्रेशन से काफी लोगों को तकलीफ होने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर किसी को दरवाजे पर रिसीव करने नहीं बुलाया। वो चुपचाप हॉल में दाखिल हुआ और उन लोगों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। ये सब लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। इस दुनिया में कोई किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। अश्विन बड़े ध्यान से उन लोगों के चेहरे देख रहा था जो उसके बारे में बातें कर रहे थे। वो कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया और कुछ सोचने लगा। हेलो मिस्टर चैंपियन, लॉन्ग टाइम नो सी। तभी उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की आकर बैठ गई। उसके पास से हल्की खुशबू आ रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अश्विन तो एक बार उसे देखकर हैरान हो गया। अरे परी, तुम कितने दिनों बाद आज तुम्हें देख रहा हूँ। आई मस्ट से तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वैसे शौर्य कहाँ है? वो अंदर है। वैसे कभी हमसे भी बात कर लिया करो चैंपियन। वैसे एक बात बताओ तुम्हें। बताओ।
सबसे कम उम्र के मेडिसिन सेंट की बात अब पूरे शहर में फैल चुकी है। आज रात के बाद तुम्हें पाटेकर फैमिली से सतर्क रहना होगा। तुम्हारा मतलब है सम्राट पाटेकर से? वही डीन? हाँ, हो सकता है कि आज रात पाटेकर फैमिली यहाँ आए। आखिरकार उनका शहर पर बहुत दबदबा है। सम्राट पाटेकर को हमेशा से नेशनल मेडिसिन सेंट कहा जाता रहा है, लेकिन इस साल की प्रतियोगिता में वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाए। अच्छा, अगर वो सच में मेडिसिन सेंट हैं, तो फिर उन्होंने हार क्यों मानी? उनका कहना है कि इस बार सारे क्वेश्चंस एडवांस फॉरेन मेडिकल साइंस के थे। अश्विन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसे इस पूरे मामले की सीरियसनेस भी समझ में आ रही थी। तो मेरे चैंपियन बनने से उनकी ईगो को ठेस पहुंच गई, यही बात उन्हें खटक रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप सबको ये बात पता ही थी, तो फिर मुझे इस मुसीबत के बीच में क्यों लाया गया? क्योंकि अब शायद इस मुसीबत का सामना करने का वक्त आ गया है। परी की बात सुनकर अश्विन थोड़ा हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन क्या? यही सवाल उसके अंदर तक कचोट रहा था। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब बाकी इन्फॉर्मेशन तुम खुद पता कर लो। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ चैंपियन, कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखना होगा कि तुम कैसे उस तूफान का सामना करते हो। ऑल द बेस्ट माय बॉय। परी अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से चली गई। अश्विन बस हैरानी से परी को वहां से जाता हुआ देख रहा था। अश्विन के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जो वो परी से पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आर यू अश्विन? यस, हु आर यू? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना ही जानो जितना जानने की तुम्हारी औकात है। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देने आया हूँ। कैसी वार्निंग? यही कि एक चैंपियनशिप जीतकर तुम ज्यादा उछलने मत लग जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने अभी भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को एक अवार्ड क्या मिल जाता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हो। अरे तुमसे ज्यादा टैलेंटेड तो हमारे घर के कुत्ते हैं, इसलिए अपनी औकात में रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अश्विन उस आदमी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो आदमी लगातार अश्विन को धमकाए जा रहा था। अगर अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो कभी भी हमारे रास्ते में मत आना। चलो डार्लिंग। उस आदमी ने एक बार फिर अश्विन को गुस्से में देखा और पलटकर वहां से चला गया। रुको। अश्विन की आवाज सुनकर उस आदमी के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। पाटेकर फैमिली आयुर्वेद में बहुत जानी मानी फैमिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आयुर्वेद पर उनका ही अधिकार है। कुत्ते को किसी दिन 2 रोटी ज्यादा क्या मिल जाती है, उसका दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि अब वो दुनिया का राजा है। अगर मैं कुत्ता हूँ तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? आज आपको एक कुत्ते से डर लग रहा है? मैंने तो सुना था कि पाटेकर फैमिली शेर है इस जंगल की। अपनी जुबान संभाल कर बात कर। होगी तुझे आयुर्वेद की नॉलेज, मिला होगा तुझे अवार्ड, जीती होगी तूने चैंपियनशिप, लेकिन तू कभी भी आयुर्वेद सेंट नहीं बन सकता। उस उपाधि पर सिर्फ और सिर्फ पाटेकर फैमिली का अधिकार है। मैं अपनी टीम के साथ अब्रॉड गया था। मैंने नेशनल कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। मैंने अपनी टीम को वहां चैंपियन बनाया, और फिर मुझे नेशनल मेडिसिन सेंट का टाइटल रखने का अधिकार नहीं है। अजीब हो तुम। नहीं है। अगर मुझे नहीं है तो फिर किसे है? एक लूजर को जो कंपटीशन के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। टैलेंट और नॉलेज उम्र के साथ नहीं आती। कुछ लोग पूरी उम्र बेवकूफ रहते हैं और कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में समझदार बन जाते हैं। और रही बात आयुर्वेद की, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आयुर्वेद किसी के बाप की जागीर नहीं है। उस पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा है, और उतना ही बाकी लोगों का है। अश्विन की बातें सुनकर उस आदमी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी अश्विन की कैंची जैसी जुबान काट दे। बस बहुत बकवास कर ली तुमने अश्विन, अपनी हद में रहकर बात करो। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम कितने एरोगेंट और बदतमीज इंसान हो। मैं रितेश तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, डू यू रियली डेयर टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ नेशनल मेडिसिन सेंट? यस, आई डेयर मिस्टर रितेश। गुड अश्विन, आई एम इम्प्रेस्ड।
तुम बहुत निडर इंसान हो, लेकिन तुम्हारी दिक्कत क्या है पता है? तुम निडर होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो। तुम्हें लोगों से डील करना नहीं आता, और जिद्दी तो तुम हो ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उस शख्स के पास एक इंसान खड़ा था जिसका नाम था विकास पाटेकर। वो काफी देर से अश्विन की और रितेश की बातें सुन रहा था। नेशन मेडिसिन सेंट का टाइटल पाना इतना आसान नहीं है बच्चे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वक्त आने पर तुम्हारी भी परीक्षा ली जाएगी। विकास पाटेकर ने इतना कहा और वहां से चला गया। विकास के पीछे पीछे रितेश भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला गया। अश्विन उन लोगों के जाते हुए देख रहा था। वो मन ही मन इतना तो समझ गया था कि परी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। एक बहुत ही खतरनाक तूफान फ्यूचर में उसका इंतजार कर रहा था। अश्विन के आसपास जो लोग खड़े थे वो अश्विन से अब काफी इंप्रेस हो चुके थे। कुछ लोग तो उससे बात करने के लिए उसके पास आ गए। अश्विन, यू आर ग्रेट। अश्विन, मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। मैं क्या करूं? मैं कैसे उसे तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट बनाऊं? सर, मैंने जो भी अचीव किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे आयुर्वेद में इंटरेस्ट था, वरना मेरे फादर भी काफ़ी टाइम तक अब्रॉड में रह रहे थे। वो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। अश्विन उन लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई परी पर पड़ी। अश्विन भीड़ से निकलकर परी के पास चला गया। अश्विन, मुझे अभी पता चला कि तुम्हारी विकास पाटेकर से मुलाकात हुई थी। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहा था। लेकिन किस बारे में? नेशनल मेडिसिन सेंट के टाइटल के बारे में। अश्विन, तुम किसी भी कीमत पर ये टाइटल अपने पास ही रखना, इसे जाने मत देना। हमने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसके पीछे भी एक खास वजह है। क्या वजह है? अश्विन हैरानी से परी की तरफ देख रहा था। वो ये जानने के लिए बेताब हुए जा रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के पीछे आखिर कौन सी वजह हो सकती थी। पिछले कुछ सालों से नेशनल मेडिसिन सेंट का टाइटल सम्राट पाटेकर के पास था और उन्होंने इस टाइटल का बहुत मिसयूज किया था। वो अपनी मर्जी से आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते थे और इस नोबल प्रोफेशन को धंधा बना दिया था। पूरे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के। आप लोगों ने पाटेकर फैमिली की मोनोपोली खत्म करने के लिए उनकी बजाय मुझे ही क्यों चुना? अश्विन, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम डॉक्टर होने के साथ साथ मेजर जनरल भी हो। अगर तुम सिर्फ डॉक्टर होते तो शायद तुम्हें इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। तो मतलब मेरा मेजर जनरल होना आज मेरे लिए ही नुकसान साबित हो रहा है? अगर तुम्हें ऐसा मानना है तो तुम मान सकते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। अश्विन बड़े ध्यान से परी की बातें सुन रहा था। उसकी एक एक बात अश्विन को हैरान कर रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने हर जगह, हर शहर में अपने दुश्मन बना लिए थे। उन दुश्मनों में से आधों को तो वो जानता भी नहीं था। अश्विन, वॉच आउट! अचानक अश्विन से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी दुआ चिल्लाई। उसने देखा कि एक लड़की गुस्से में एक वाइन का ग्लास लिए अश्विन की तरफ बढ़ रही थी। दुआ समझ गई थी कि उस वाइन में कुछ तो गड़बड़ थी। वहीं दुआ के चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये तान्या तो पूरी साइको निकली। मैंने इसको क्या समझ रखा था और ये क्या निकली। अगर कभी इसको हर्ट कर दिया तो ये तो मुझे सच में मार डालेगी। इनफ ऑफ दिस ड्रामा। यू सीरियसली नीड हेल्प। तान्या, तुम्हें तो पागल खाने में होना चाहिए। तान्या अश्विन तक पहुंचती उससे पहले ही शौर्य ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसका सिर टेबल से भिड़ा दिया। तान्या बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वहीं पूरे हॉल में एक बार के लिए तो सन्नाटा सा छा गया। राजन, तुम ये सब कब तक टॉलरेट करते रहोगे? बेटर हैंडल योर मेस बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। सॉरी नवीन, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अश्विन भाई, मैं माफी मांगता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। मैं अभी इसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। राजन ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे लोगों ने अभी अभी जो भी हुआ उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। अरे, ये अश्विन तो देवगन फैमिली को जानता है। नो वंडर व्हाई ही इज सो फियरलेस। फियरलेस? काहे का फियरलेस?
पाटेकर फैमिली को कोई लाइटली नहीं ले सकता। वो देवगन फैमिली से कम नहीं है। अभी अभी देखा ना तुमने पाटेकर फैमिली और अश्विन के बीच क्या हुआ था। पूरे हॉल में अलग अलग ग्रुप्स में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। दुआ, जो अब तक परेशान थी, थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी। वो भी अपने दोस्तों के साथ एक कोने में खड़ी थी। दुआ, ये अश्विन कौन है? लाइक सीरियसली, ये इतना पावरफुल कैसे है? तुम्हें क्या लगता है? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ खास है। सुना है आज की पार्टी में मेन गेस्ट है। वो आयुर्वेदिक कंपटीशन का नेशनल चैंपियन है। हाँ, फिर तो उस नेशनल चैंपियन के सामने अश्विन कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये अश्विन थोड़ा एरोगेंट लगता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ नेशनल चैंपियन को देखने के लिए। तो तुम्हें वो नेशनल चैंपियन पसंद है? ऑफ कोर्स, यस। दुआ अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में आई थी, लेकिन उसके दोस्तों को पता नहीं था कि आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि नेशनल चैंपियन कोई और नहीं बल्कि अश्विन ही था। सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी माइक हाथ में लिए हुए होस्ट स्टेज पर आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुनाइट। अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। होस्ट ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्टेज पर मिस्टर सिद्धार्थ को इनवाइट करना चाहता हूँ। वेलकम सर, आइए प्लीज। सिद्धार्थ, जो अभी तक नीचे बैठा था, वो जल्दी से खड़े होकर स्टेज पर चला गया और अपने हाथों में माइक ले लिया। हेलो एवरीवन, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट इट इज आवर फर्स्ट टाइम दैट वी वन द नेशनल कॉम्पिटिशन। जैसा कि हम सबको पता है कि नेशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपटीशन हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। लास्ट टाइम पाटेकर फैमिली ने वो कंपटीशन जीता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस बार हमारी टीम ने कंपटीशन जीता है। जैसे ही लोगों ने सिद्धार्थ की बात सुनी, वो सब हैरान रह गए। सम्राट और विकास पाटेकर टेबल की तरफ देखने लगे। उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इस तरह से पाटेकर फैमिली के नाम को बीच में ले आएगा। उन दोनों को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। Who is this champion? Please announce the name. तभी अचानक अश्विन अपनी जगह से खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ जाने लगा। कुछ लोग, जिन्हें मालूम नहीं था कि अश्विन ही चैंपियन है, वो उसे ऐसे स्टेज पर जाता देख हैरान हो गए। Why the hell Ashwin is going on the stage? ये क्या हो रहा है यहाँ? What is this man trying to do? Sweetheart, Ashwin is a champion of national competition. What? दुआ की बात सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह गई। वहीं अश्विन स्टेज पर चला गया और जाकर सिद्धार्थ के बगल में खड़ा हो गया। मैं अनाउंस करता हूं कि आज से नेशनल मेडिसिन सेंट अश्विन होगा। जैसे ही विकास और सम्राट ने यह सुना, उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अश्विन ने सिद्धार्थ को गले लगाकर थैंक यू कहा और स्टेज से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको अश्विन, एक बात और है जो हमने तुम्हें पहले से नहीं बताई। क्या? अभी नेशनल मेडिकल सेंट पाटेकर फैमिली है। अब ये पोजीशन तुम लोगे। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, लीडर की परमिशन, और दूसरी, जनता को कन्विंस करना। क्या? सिर्फ एक कंपटीशन जीतने से कुछ नहीं होता। अगला नेशनल मेडिसिन सेंट बनने के लिए तुम्हें करंट नेशनल मेडिकल सेंट को हराना होगा, और अगर तुम उन्हें नहीं हरा पाए तो तुम्हें अपना गोल्ड मेडल वापस करना होगा। जैसे ही अश्विन ने यह सुना, उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में गुस्से और बेचैनी के भाव उभर आए। ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया? क्या ये लोग मुझे इंटेंशनली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अश्विन ने जैसे ही अपनी नजरें पाटेकर फैमिली की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि वो लोग मुस्कुरा रहे थे। अश्विन समझ गया था कि वो सब कुछ पहले से जानते थे, लेकिन अश्विन अब उलझन में फंस गया था कि वो अब क्या करे। सिद्धार्थ ने यह सब जानबूझकर किया है, लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ ने अश्विन की तरफ देखा तक नहीं और वो स्टेज से नीचे उतर गया। सिद्धार्थ ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो अश्विन को सबक सिखा सके। अश्विन कुछ वक्त पहले सिद्धार्थ के कुछ ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर चुका था। उस वक्त तो उसने अश्विन को कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वो अश्विन को तमीज और डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाना चाहता था। सिद्धार्थ, इधर आओ।
उधर स्टेज के नीचे बैठे चीफ ने अश्विन की आंखों में गुस्सा देख लिया था और वो समझ गए थे कि सिद्धार्थ ने अश्विन को इन रूल्स के बारे में पहले नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को तुरंत अपने पास बुला लिया। क्या तुमने अश्विन को इन रूल्स के बारे में पहले से बताया था? नहीं सर, मैंने सोचा उसे एक सबक सिखाना जरूरी है। वो खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने लगा था। सीनियर लीडर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। बेवकूफी की हद होती है सिद्धार्थ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस कदम का क्या असर हो सकता है? सर, मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूं, लेकिन अश्विन को यह रियलाइज करवाना भी बहुत जरूरी था कि उसे जो पोजीशन दी जा रही है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। और अगर वो हार गया तो तब क्या? क्या तुमने सोचा है कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? लोग कहेंगे कि मैंने गलत इंसान को चुना। आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर अश्विन आज हारता है तो ये उसका फॉल्ट है। उसे मेडल लौटाना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर चीफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारा। वाह मिस्टर सिद्धार्थ, बहुत जुबान चुनने लगी है तुम्हारी आजकल। तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूं। सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक बात बताओ सिद्धार्थ, तुम्हें कितना वक्त हो गया मेरे साथ काम करते हुए? 30 साल। पिछले 30 सालों में तुमने बहुत मेहनत से काम किया, कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए मुझे लगा था कि तुम बहुत काबिल इंसान हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अपने चीफ की बात सुनकर सिद्धार्थ की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अब ऐसी बात नहीं है सर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी काबिलियत को भी और मेरी लॉयल्टी को भी। जानता हूं। अब मुझे यह भी समझ आ गया कि तुम सिर्फ एक बर्डन से ज्यादा कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझ पर कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। सर, अगर मैं सच सच कहूं आपसे तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आपने अश्विन को क्यों चूज किया। क्यों आप उस पर इतना भरोसा करते हैं? वो ना ही डिसिप्लिन्ड है और ना ही वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, अश्विन पर नजर रखने का टास्क। तुमने वो टास्क पूरा किया था? मैंने वो नहीं किया। मुझे पता था, क्योंकि अगर किया होता तो आज तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। अश्विन इज अ हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर। व्हाट? जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने चीफ की बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस स्टेज पर खड़े अश्विन को हैरानी से देखे जा रहा था। लेकिन अश्विन तो अभी सिर्फ 27 साल का है, फिर वो कैसे? सोचो, वो अभी सिर्फ 27 साल का है और उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। जब यह बात तुम्हारी समझ में आ जाए तब आना मेरे पास। लेकिन चीफ, सिद्धार्थ अभी बात पूरी करता उससे पहले ही चीफ वहां से चले गए। सिद्धार्थ बस हैरानी से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। सिद्धार्थ को इतना तो समझ आ गया था कि आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज के बाद उसने अश्विन को खुद का दुश्मन बना लिया था। क्या हुआ? पूरे हॉल में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? अश्विन ने नेशनल चैंपियनशिप जीती है। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह आवाज सुनी, उसकी नजर सीधा स्टेज पर चली गई। उसने देखा कि वहां सम्राट हाथ में एक सिल्वर नीडल लिए खड़े थे। उन्होंने वो नीडल अश्विन की तरफ बढ़ा दी। अश्विन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नीडल ले या ना ले। क्या हुआ अश्विन? एक बात बताओ मैं तुम्हें, प्लीज बुरा मत मानना। तुम चाहे नेशनल मेडिसिन सेंट बनने जा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बेहतर हो। इट्स अ ट्रैप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अश्विन के साथ चीटिंग हुई है? मैंने तुम्हें एक सिल्वर नीडल दी, लेकिन तुम इतने समय से कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो। मुझे लगा था कि तुम कोई बड़ी मेडिकल थ्योरी का आइडिया दे रहे हो, लेकिन तुम तो। मिस्टर पाटेकर, मैं आपके सवाल का जवाब सही वक्त आने पर जरूर दूंगा। सुनिए सभी लोग, 30 साल पहले हमें गांव से एक लॉस्ट एक्यूपंक्चर टेक्निक मिली थी। ये लास्ट एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक प्राचीन एक्यूपंक्चर टेक्निक है। इसमें कुल 327 पॉइंट्स है, जिनमें से 199 खो चुके थे। हमने 20 साल तक स्टडी करके इसे दोबारा खोजा है।
सम्राट की बातें सुनकर हॉल में मौजूद लोग हैरान हो गए। क्या इस टेक्निक से किसी को मौत के मुंह से भी बचाया जा सकता है? हाँ, और आज मैं इस टेक्निक का डेमो दूंगा। इसके बाद इस पूरे देश के प्रैक्टिशनर्स के लिए फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। तो फिर शुरू करते हैं। बातें बहुत हो चुकी, असली मुकाबला काम में दिखता है। अश्विन की बात सुनकर एक बार के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अश्विन को इस कंपटीशन के बारे में बताना चाहिए था। आज तय होगा कि आयुर्वेद का असली मास्टर कौन है। अश्विन और सम्राट पाटेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुकाबला अब शुरू होने वाला था, लेकिन सम्राट की बात सुनकर लोगों के दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि सम्राट मेडिकल साइंस का भगवान था, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करना चाहता था। लोगों ने उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। सुप्रीम मेरिट मिस्टर सम्राट, आप सही में नेशनल मेडिसिन एक्सपर्ट कहलाने लायक है। आपका कंट्रीब्यूशन ग्रेट है। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिस्टर सम्राट इस एंशिएंट टेक्निक को ट्रेडिशनल आयुर्वेद के लिए फ्री देना चाहते हैं, ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनकी बीमारियां खत्म की जा सकें। मुझे तो लगता है कि नेशनल मेडिसिन डॉक्टर का होली हैंड बनने के लिए मिस्टर सम्राट इज द बेस्ट कैंडिडेट। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जब मिस्टर सम्राट ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और वो अश्विन तो बस नाम का ही चैंपियन है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो इस टाइटल के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। सम्राट सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। हालांकि उसने सबके सामने कहा था कि उस टेक्निक को रिस्टोर करने में 20 साल लगे थे, पर असल में उसे सिर्फ 2 महीने लगे थे, और वो भी बिना किसी खास मेहनत के। उधर जैसे ही किसी ने भीड़ में से अश्विन का नाम लिया, सम्राट ने आंखें खोली। उनकी नजरें सीधी अश्विन पर टिक गई और चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। माय बॉय, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारे जैसे यंग लड़के जिनके अभी तक दाढ़ी भी अच्छे से नहीं आई है, वो सम्राट फैमिली की रेपुटेशन छीन लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? भीड़ में हलचल मच गई थी। किसी ने एक बड़ा सा चार्ट स्टेज पर लाकर रख दिया, जिसमें सम्राट फैमिली के नीडल टेक्निक मैप की बात की गई थी। हर किसी की नजर उस चार्ट पर टिक गई। चार्ट में 128 नीडल पॉइंट्स साफ तौर पर दिख रहे थे, जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर थे। 128 पॉइंट्स? लेकिन ये तो अधूरा है। हाँ, अभी ये सिर्फ 327 नीडल पॉइंट के बजाय सिर्फ 128 नीडल पॉइंट्स हैं। बाकी के नीडल पॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन मैंने कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें रिकवर किया है। आज सबके सामने मैं बाकी के पॉइंट पर नीडल पंच करूंगा। सम्राट की बात सुनकर लोग एक्साइटेड हो गए। कुछ ने तो तुरंत अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अश्विन स्टेज की तरफ खड़े होकर सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी चार्ट को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अश्विन, तुम अभी बहुत यंग हो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसे लिख लो और बाद में समझने की कोशिश करना। अश्विन ने सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा खड़ा चार्ट को देख रहा था। तुम इस तरह की एंशिएंट टेक्निक नहीं समझ सकते, पर कोई बात नहीं, आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। सम्राट जानबूझकर अश्विन को बार बार छोटा महसूस करवाने के लिए ऐसी बातें बोल रहा था, लेकिन वो अश्विन के पेशेंस लेवल से अभी वाकिफ नहीं था। सम्राट को गलतफहमी थी कि अश्विन को चार्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सच तो यह था कि उस चार्ट को देखते ही अश्विन को सब कुछ समझ आ चुका था। तो ये वही है जो मैंने सोचा था। अश्विन को याद आया कि जिस नीडल टेक्निक की बात सम्राट कर रहा था, उसका नाम वेदांत नीडल टेक्निक था, जो काफी सालों पहले एक वेदांत नाम के महान डॉक्टर ने इजाद की थी। लेकिन फिर किसी ने वो टेक्निक चोरी कर ली। उसके बाद से ही वेदांत ने उस टेक्निक का इस्तेमाल बंद कर दिया था। लेकिन आज उसी टेक्निक को अपने सामने देखकर अश्विन हैरान हो गया। फर्स्ट नीडल। अश्विन अभी भी सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान सम्राट की आवाज से टूटा। उसने देखा कि सम्राट ने मैप पर पहली नीडल पंच कर दी थी। ऐसे करके सम्राट ने 321 नीडल मैप पर लगा दी थी। लेट्स स्टॉप इट हियर। I have stabbed 321 needles in the map.
सम्राट की बात सुनकर हॉल में बैठे लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था। उनके लिए सम्राट किसी जादूगर से कम नहीं था। मिस्टर सम्राट, यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस कंट्री। आपकी वजह से ही लोगों में अभी तक डॉक्टर्स पर भरोसा कायम है। द टाइटल ऑफ नेशनल मेडिसिन सेंट शुड बी गिवन टू मिस्टर सम्राट ओनली। नीचे बैठे लोगों की बातें सुनकर सम्राट अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपनी खुशी को चेहरे पर नहीं आने देना चाहता था। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन गाइस, बट इट्स टू अर्ली टू गेट एक्साइटेड। मैंने टोटल 321 नीडल पॉइंट्स को रिस्टोर किया है। हो सकता है अश्विन मुझसे बेहतर हो और वो बाकी के पॉइंट को रिस्टोर कर दे। बेहतर? वो भी आपसे? माय फुट। मुझे तो लग रहा है कि अश्विन को तो इस कंपटीशन के बारे में भी पता नहीं था और आप बोल रहे हैं कि वो हमसे बेहतर हो सकता है। मिस्टर सम्राट, आपसे बेहतर ना कोई था और ना कोई हो सकता है। फिर ये अश्विन तो एक बच्चा है, इसकी तो आपके बराबर खड़े होने की भी औकात नहीं है। मिस्टर अश्विन, तुम इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें नेशनल मेडिसिन सेंट का टाइटल चाहिए तो तुम्हें अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना होगा। स्टेज पर अश्विन के बगल में खड़े मिस्टर सम्राट तीखी नजरों से अश्विन को घूर घूर के देख रहे थे। अश्विन के अलावा किसी और को उन आंखों में एरोगेंस नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर सम्राट, आई मस्ट से यू आर रियली गुड एट प्लेइंग कार्ड्स। बहुत शार्प माइंड है आपका। थैंक्स अश्विन, लेकिन यहाँ खड़े होकर मेरी तारीफ करने से तुम कंपटीशन नहीं जीतोगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी सारी चालाकियां, आपकी सारी साजिश आज किसी काम नहीं आएगी। आप खुद अपनी चाल में फंसने वाले हैं। What do you mean? अश्विन की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए नीचे बैठे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं अश्विन की बात सुनकर सम्राट को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? अश्विन, you have to be responsible for what you said. ऑफ कोर्स। मुझे लगता है जब मिस्टर सम्राट पूरी 327 नीडल्स को खोजने की हिम्मत कर सकते हैं तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत तैयारी करके ही यहाँ आए होंगे। अश्विन की बात सुनकर एक बार के लिए सम्राट के दिल की धड़कनें तेज हो गई। What do you mean by पूरी तैयारी करके आए हो? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मिस्टर सम्राट को लगता है कि इन्होंने पूरी टेक्निक को रिस्टोर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने 99% टेक्निक को रिस्टोर किया है, लेकिन अभी 1% बाकी है जिनके बारे में इन्हें नहीं पता, और वो 1% बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विन की बात सुनकर एक बार के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सम्राट का भी चेहरा एक बार के लिए तो लाल हो गया था। ये बात किस बेसिस पर बोल रहे हो तुम अश्विन? मेरे काम को तो पूरी दुनिया देख चुकी है, सब उसे अप्रिशिएट भी कर चुके हैं, और तुम हो कि उसे अधूरा बता रहे हो। हाउ डेयर यू! सम्राट गुस्से में तमतमा गया था। पूरे हॉल का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। सब लोगों की नजरें स्टेज पर खड़े अश्विन और सम्राट को बड़ी बेचैनी से देख रही थी। मिस्टर अश्विन, तुम्हें मिस्टर सम्राट पर इस तरह इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। ये मेडिकल प्रोफेशन में तुमसे काफी सीनियर हैं। तुम्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। और मिस्टर सम्राट का आयुर्वेद में जो कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा उसका 1% भी नहीं है। फिर किस बेसिस पे तुम ये बात बोल रहे हो? अश्विन, तुम मिस्टर सम्राट को आज नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेडिसिन सेंट का टाइटल मिस्टर सम्राट को वापस कर दो। स्टेज से नीचे बैठे लोग अश्विन पर चिल्ला रहे थे, उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अश्विन चुपचाप खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। वहीं सम्राट का मन खुशी के मारे उछल रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि अश्विन न सिर्फ आज हारने वाला था, बल्कि यहाँ से बेइज्जत होकर निकलने भी वाला था। आप लोगों को मेरा काम देखना है। आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सो कॉल्ड इनकम्प्लीट मैप से कंपीट करूं, तो ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आधी अधूरी मैप से कंपीट करने के लिए मेरे पास ऐसी कई एक्यूपंक्चर टेक्निक हैं जो मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती हैं। अश्विन की बात सुनकर एक बार के लिए तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे।
क्या क्या कहा अश्विन ने? मिस्टर सम्राट का ये मैप आधा अधूरा है? कहा तो इसने यही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अश्विन, व्हाट डू यू मीन बाय आधा अधूरा? वही जो आपने समझा। आप में से कोई है जिसे एक्यूपंक्चर टेक्निक मैप पढ़ना आता हो? अश्विन की बात सुनकर सब फिर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस हॉल में स्टेज के नीचे बैठे लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं था जिसे एक्यूपंक्चर टेक्निक मैप पढ़ना आता हो। वहीं अश्विन का कॉन्फिडेंस देखकर एक बार के लिए तो सम्राट की भी धड़कनें तेज हो गई थी। हम में से तो किसी को पढ़ना नहीं आता। आखिर ये अश्विन कर क्या रहा है? कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आज मजा आने वाला है। अश्विन यहाँ जरूर कोई ना कोई धमाका करने वाला है। आखिर हर डिफिकल्ट सिचुएशन में अश्विन इतना सारा कॉन्फिडेंट लाता कहाँ से है? कुछ भी कहो, ये बंदा है तो कमाल का। जब आप लोगों को ये मैप पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर आपने कैसे मान लिया कि ये टेक्निक पूरी तरह रिस्टोर की गई है? आप लोगों को मिस्टर सम्राट ने आकर एक कहानी सुनाई और आपसे कहा कि उन्होंने पूरी टेक्निक को बहुत मेहनत से, तपस्या से रिस्टोर किया है, और आपने उनकी बात मान ली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि मिस्टर सम्राट के आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है? ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये भगवान है। जो भी आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे, उसका कोई आधार है आपके पास? अश्विन के तीखे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया था। सब नीचे गर्दन करके बैठे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मन ही मन सबको ये रियलाइज हो गया था कि अश्विन जो बोल रहा था बिल्कुल ठीक बोल रहा था। उधर सम्राट जो कुछ देर पहले बहुत खुश हो रहा था, वो अब गुस्से से तमतमा रहा था। तभी अचानक ऑडियंस में बैठे दो लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो दोनों भी पाटेकर फैमिली से ही बिलोंग करते थे। अश्विन, अब तुम इतने सवाल पूछ ही रहे हो तो मैं भी तुमसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, तुम्हें क्यों लगता है कि सम्राट सर का काम आयुर्वेदिक फील्ड में बहुत महान नहीं है और इनका इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन तारीफ के काबिल नहीं है? आपको क्या लगता है मैं ये सारी बातें बिना किसी सबूत के बोल रहा हूं? तो लीजिए, अभी बताता हूं। मिस्टर सम्राट ने ये जो 199 नीडल्स इस मैप में पंच की, इनमें से इन 9 नीडल्स को छोड़कर बाकी की 190 नीडल्स बेकार हैं। अश्विन, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मैं आपकी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूं। अरे आपने तो सारी हदें कब की पार कर दी। आपने हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। अरे ऐसे मैप बनाने के लिए किसी भी डॉक्टर की आधी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपने क्या किया? लोगों के सामने खुद को महान बनाने के लिए जहां मन किया निडल पंच कर दिया। बकवास बंद करो अश्विन। मैं अपनी टेक्निक को प्रूव कर सकता हूं। मैं स्टेज पर एक पेशेंट लेकर आऊंगा और इसी सेम टेक्निक से उसका ट्रीटमेंट करूंगा। इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि मेरे इस टेक्निक में कुछ भी गलत नहीं है। सम्राट की बात सुनकर अश्विन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सम्राट ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता था। क्या हुआ अश्विन? मेरी बात सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम हार ना जाओ? सम्राट ने ऑडियंस में से एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी तुरंत खड़ा हुआ और सीधा स्टेज की ओर चला गया। सम्राट ने उसके आते ही उसे लिटा दिया। ये देखकर अश्विन को गुस्सा आ गया। इस नए नए डॉक्टर बने अश्विन को लगता है कि मेरी टेक्निक आधी अधूरी है। तो ठीक है, आज मैं सबको दिखाता हूं कि मेरी ये टेक्निक क्या कर सकती है। ये पेशेंट टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल जिंदा रहेगा। कैंसर के सेल्स इसकी पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। आज मैं इन 321 नीडल से इसे पूरी तरह ठीक कर दूंगा। लोग बड़े ध्यान से सम्राट को उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए देख रहे थे। अब वो फिर से सम्राट की तारीफ करने लग गए। देखो अश्विन, मिस्टर सम्राट ने तो अपनी टेक्निक को प्रूव करने के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। अब क्या कहोगे तुम? मुझे तो शुरू से ही इस अश्विन पर भरोसा नहीं था। अश्विन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। सम्राट देखते ही देखते एक के बाद एक नीडल उस पेशेंट की बॉडी में घुसाता चला गया और ऐसे ही उसने 321 नीडल्स उस पेशेंट के शरीर में घुसा दी। उस पेशेंट का चेहरा पहले काफी मायूस और बीमार दिखाई दे रहा था।
पर अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। डन, अब ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ डॉक्टर, अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल नाउ। वो पेशेंट खड़ा हुआ और खुशी के मारे झूमने लगा। मुझे पता था कि आप मुझे ठीक कर दोगे। आखिर मिस्टर सम्राट कभी झूठ नहीं बोलते। अश्विन, अब कुछ और कहना चाहोगे तुम? स्टेज के नीचे बैठे लोग ये पूरा इंसिडेंट देखकर हैरान हो गए थे। वहीं जब डॉक्टर सम्राट ने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया था तब वो बहुत नर्वस थे, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अश्विन, तुम थोड़ी देर पहले मेरे बारे में और मेरी टेक्निक के बारे में बहुत भला बुरा बोल रहे थे, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, इसलिए तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो। ये क्या हो रहा है? देखो, अश्विन का तो चेहरा ही उतर गया है। लगता है सम्राट को जज करने में अश्विन से कोई गलती हो गई थी। अश्विन, नहीं यार, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आज की ये पार्टी हमने तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने के लिए रखी थी और आज ही सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। शौर्य, नवीन और परी को अश्विन की चिंता हो रही थी, लेकिन अश्विन ऊपर चुपचाप खड़ा था। तभी अचानक वो उस पेशेंट के पास चला गया जिसका अभी अभी सम्राट ने ट्रीटमेंट किया था। सर, आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप। और क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि मैं आराम से उछल पा रहा हूँ, डांस कर पा रहा हूँ? अब क्या तुम्हें यहाँ फुटबॉल खेलकर दिखाऊं? मैंने कहा था कि सम्राट के नीडल मेथड में दिक्कत है, ये आधा अधूरा है। वैसे इस टेक्निक की खोज वेदांत ने की थी, इसलिए टेक्निक कमाल की है। कुछ देर तक तो आपका सारा दर्द, सारी पीड़ा गायब हो जाएगी, लेकिन ये आपको परमानेंट ठीक नहीं कर सकती। बकवास बकवास कर रहे हो तुम। अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बकवास किए जा रहे हो। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद मैं हार मान लूंगा। क्या है, बोलो। आप अपना एक हाथ अपनी आर्मपिट में डालकर उसे जोर से दबाएं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ। अरे कर दो ना, अगर अश्विन को इस चीज से तसल्ली मिलती है तो ये भी कर दो। आप बोल रहे हैं सम्राट सर, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं। उस पेशेंट ने एक बार गुस्से से अश्विन को देखा और फिर अपना एक हाथ अपनी आर्मपिट में डालकर जोर से दबा दिया। नीचे जो ऑडियंस बैठी थी वो बहुत ध्यान से सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस पेशेंट का जी घबराने लगा और उसे खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई। अचानक वो पेशेंट जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। डॉक्टर, कुछ कीजिए डॉक्टर, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ कीजिए डॉक्टर, वरना मैं मर जाऊंगा। उस पेशेंट की ऐसी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं सम्राट ने जब उस पेशेंट की हालत देखी तो उसे पसीने आने लगे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। What's going on? अश्विन, what the hell is going on? इट्स ऑल योर फॉल्ट। आपने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी टेक्निक गलत है। अगर इस मैप में 128 नीडल्स पहले से ना लगे होते और अगर आपने वो 128 नीडल्स उसी मैप के अकॉर्डिंग ना चुभाए होते तो इस पेशेंट को 1 मिनट भी आराम नहीं मिलता। इसे आराम मिला क्योंकि वो 128 नीडल आपकी टेक्निक से नहीं लगे हुए थे, बल्कि वेदांत की टेक्निक से लगे हुए थे। अश्विन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। अब उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। शिट मैन, अगर आज अश्विन यहां ना होता तो किसी को इस टेक्निक के नेगेटिव पॉइंट के बारे में पता ही नहीं चलता, और अगर सम्राट इसे पब्लिश कर देते तो पता नहीं क्या होता, कितने लोगों की जान जाती। डॉक्टर, कुछ कीजिए डॉक्टर, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक उस पेशेंट ने फिर से खून की उल्टी कर दी। सम्राट ये देखकर बहुत घबरा गया। अब धीरे धीरे उसके कदम अपने आप पीछे हो रहे थे। वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी अश्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहां जा रहे हैं? देखिए अपने पेशेंट को, आपने इसकी क्या हालत कर दी है। ये 1 साल तक जिंदा रह सकता था अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो, लेकिन अब इसका 1 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल लग रहा है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप जिम्मेदार हैं इसके। सम्राट का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी पेशेंट को देख रहा था तो कभी अश्विन को।
डॉक्टर सम्राट, ये अश्विन जो कह रहा है क्या वो सच है? और ये अब चल क्या रहा है? हाँ डॉक्टर सम्राट, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप जैसे आदमी से ये गलती कैसे हो सकती है। हम लोगों को आप पर भरोसा था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। डॉक्टर सम्राट, जवाब दीजिए, आखिर ये सब क्या है? आपकी खामोशी हमारी बेचैनी बढ़ा रही है। भीड़ में खड़े सभी लोगों की नजर डॉक्टर सम्राट और उसके आदमियों पर टिकी थी। अश्विन की बातों ने सभी को सोच में डाल दिया था। साथ ही डॉक्टर सम्राट ने थोड़ी देर पहले जिस आदमी का इलाज किया था वो अब तक दर्द से करहा रहा था। उस आदमी की हालत देखकर सभी की सवालिया निगाहें डॉक्टर सम्राट पर थी। वहीं एक के बाद एक लोगों के कड़वे सवाल सुनकर डॉक्टर सम्राट सकपका गए थे। उन्हें मन ही मन अश्विन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अश्विन अपनी बात कहकर चुप हो गया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों लोगों ने इस आदमी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। जो आदमी किसी की जान की परवाह ही नहीं करता, वो किसी को क्या बचाएगा? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अश्विन ये बात सोचता हुआ डॉक्टर सम्राट की तरफ एकटक देख रहा था, लेकिन तभी उसे एक बार फिर उस आदमी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जिसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर सम्राट ने ठीक किया था। डॉक्टर प्लीज मुझे बचाइए, अब तो पूरा शरीर दर्द से कांप रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर प्लीज हेल्प मी, डॉक्टर। आदमी की हालत देख सभी लोग सकते में आ गए थे, लेकिन तभी अश्विन सभी को चीरता हुआ आगे आया और उस आदमी का इलाज करने लगा। डॉक्टर सम्राट की बोलती बंद हो गई थी। वो अच्छे से जानते थे कि उनका एक भी गलत कदम पेशेंट की जान भी ले सकता था। सभी लोगों की नजरें अश्विन पर टिकी थी, लेकिन कमाल तो तब हुआ जब अश्विन ने कुछ ही देर में एक्यूपंक्चर टेक्निक से उस आदमी को ठीक कर दिया। ये देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले जो लोग अश्विन को टेढ़ी और सवालिया नजरों से देख रहे थे, अब उन लोगों की नजरों में अश्विन के लिए एक अलग तरह की इज्जत दिखाई दे रही थी। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अश्विन की आवाज सुनते ही बेड पे लेटे आदमी ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन सामने अश्विन को देखकर वो एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उस आदमी ने अश्विन की बात को सिरे से नकार दिया था और अब अश्विन ने उसकी जान बचाई थी। आदमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। साथ ही सभी लोगों के मन में अश्विन को लेकर सवाल खत्म हो चुके थे, लेकिन ये सब देखकर डॉक्टर सम्राट की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो गुस्से में आग बबूला होकर अश्विन को देखे जा रहा था। देखते ही देखते वो लोगों से अलग होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगा और अश्विन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वाह वाह, मान गए तुम्हें, तुम तो बहुत बड़े उस्ताद आदमी निकले। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम खड़े खड़े इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। मैंने तो सोचा था कि अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से 9-2-11 हो जाओगे, लेकिन तुम तो बड़े कमीने निकले। मेरे सामने मेरे ही इलाज को गलत साबित कर खुद के इलाज से इस आदमी को ठीक कर दिया और लोगों के सामने मसीहा बन गए। इसलिए तुम मुझे इलाज करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे ताकि तुम मेरे इलाज में कमी निकाल सको और लास्ट टाइम पर आकर बाजी मार पाओ। और तुम तो अपने इरादों में कामयाब भी हो गए, मान गए तुम्हें तो एक सेल्समैन होना चाहिए था। लोगों की मदद करके उनके सामने सच्चाई का झंडा लहराने का ढोंग क्यों कर रहे हो? बस यही फर्क है मुझ में और आप में। आप अब तक मुझे समझ नहीं पाए। मैं इलाज करने से पहले ही आपको यही समझा रहा था, लेकिन आपके घमंड ने आपको इतना बड़ा बना दिया है कि अब आपको अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। मैंने अभी जो भी किया बस पेशेंट की जान बचाने के लिए किया, ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आपका घमंड आपको ये बात मानने ही नहीं दे रहा कि आपके इलाज करने का तरीका गलत था। आप आयुर्वेदिक इलाज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उससे किसी की जान कैसे बचाई जाती है उसकी नॉलेज नहीं है आपको। ये बात कहते हुए अश्विन डॉक्टर सम्राट की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। डॉक्टर सम्राट का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो अश्विन को मारने के लिए तैयार था, लेकिन लोगों की भीड़ ने उनके हाथ बांध रखे थे। अच्छा, तो मेरा आयुर्वेदिक इलाज गलत है? तुम्हारी ये 2 टके की नॉलेज ठीक क्या बैठ गई? तुमने तो मुझे बेवकूफ ही समझ लिया। इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी का इलाज ही नहीं कर सकता। क्या हो तुम और अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है
कि आयुर्वेदिक इलाज के लिए कितना कुछ पता होना चाहिए। यहाँ सिर्फ तुम्हारा तुक्का लग गया है। मुझे पता था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं आपके और इन सब लोगों के सामने आयुर्वेदिक इलाज के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए अश्विन की आंखों में गहरी चमक थी। वहीं डॉक्टर सम्राट के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों में हलचल मच चुकी थी। सभी लोग एक टक अश्विन की तरफ देख रहे थे। और फिर क्या था, अश्विन ने कुछ ही देर में आयुर्वेदिक इलाज की इतनी सारी जानकारियां बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर डॉक्टर सम्राट के साथ साथ सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अरे वाह, मिस्टर अश्विन ने तो कमाल ही कर दिया। हमें लगा ही नहीं था कि अश्विन जी इतने टैलेंटेड हैं। उन्हें आयुर्वेदिक इलाज के बारे में इतनी गहरी जानकारी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब इस कंपटीशन में असली जीत अश्विन की हुई है। अश्विन के सामने डॉक्टर सम्राट की नॉलेज कुछ भी नहीं है। हाँ, विनर इज अश्विन। अश्विन, अश्विन, अश्विन। एक के बाद एक सभी लोग अश्विन का नाम पुकारने लगे। अश्विन ने एक बार फिर अपने हुनर और काबिलियत के दम पर सभी का दिल जीत लिया था। वहीं अश्विन का नाम सुनकर डॉक्टर सम्राट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिद्धार्थ को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं शौर्य, नवीन और परी इस बात से बेहद खुश थे। मैं हार जीत में यकीन नहीं करता, लेकिन इस जीत के असली हकदार डॉक्टर सम्राट कभी नहीं हो सकते। लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाना डॉक्टर का काम नहीं है। एक डॉक्टर का असली काम है लोगों की मदद करना, और मैंने वही किया। लेकिन शुक्रिया आप सभी के प्यार का। लोगों के शोरगुल के साथ ही कंपटीशन खत्म हो गया और आखिर में जीत अश्विन की झोली में आई। एक तरफ जीत की खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हार का गुस्सा डॉक्टर सम्राट के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैं जानता था जीत अश्विन की होगी। आज एक बार फिर अश्विन ने कमाल कर दिया। अश्विन की जीत से सभी खुश दिखाई दे रहे थे। अगले दिन जीत की खुशी के साथ साथ अश्विन की नींद लेट खुली, लेकिन उसकी जीत की खबर न्यूज चैनल की वजह से हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी। अश्विन को सुबह से बधाइयों भरे मैसेजेस आ रहे थे। सब लोग इस जीत से कितना खुश हैं, लेकिन ईशा का अभी तक मैसेज नहीं आया। वो अपने काम में इतनी बिजी हो गई है, आजकल उससे सही से बात ही नहीं हो पाती। आज एक काम करता हूँ, ऑफिस जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ, वो खुश हो जाएगी। ये बात सोचते ही अश्विन ईशा की कंपनी जाने के लिए रेडी हो गया। कंपटीशन की तैयारियों के चलते वो ईशा से काफी दूर भी रहा था। वहीं रिया से भी अश्विन की बात नहीं हो पाई थी। रिया इन दिनों अपने कॉलेज से छुट्टियां लेकर कुछ काम में बिजी हो गई थी। अश्विन अगले ही पल ईशा से मिलने के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके चेहरे पर ईशा से मिलने और कंपटीशन की सारी बातें बताने की खुशी दिखाई दे रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर अननोन नंबर देखते ही अश्विन एक पल के लिए सकपका गया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मिस्टर अश्विन बात कर रहे हैं? यस। मिस्टर अश्विन, मैं रिया के कॉलेज की डीन बोल रही हूँ। मुझे रिया को लेकर आपसे कुछ बात करनी थी। ये बात सुनते ही अश्विन ने कार एक तरफ खड़ी कर दी। उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। जी कहिए। रिया ने कॉलेज में कुछ लोगों से 10 लाख रुपए उधार लिए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि रिया कॉलेज में पढ़ने आती है या फिर ये सब करने आती है। अगर उसे यही सब करना है तो कम से कम कॉलेज में ना करे। वो यहाँ का माहौल खराब कर रही है। क्या रिया ने 10 लाख रुपए उधार लिए हैं? लेकिन किससे? आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। भला रिया क्यों ऐसा करेगी? देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। आप अभी के अभी कॉलेज आइए। मुझे अपने कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बात। हेलो हेलो। इससे पहले कि अश्विन आगे कुछ बोल पाता, फोन कट चुका था। अश्विन को अब तक अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ईशा से मिलने की खुशी उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रिया को हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियों ने घेरा हुआ था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बहुत सारी लड़कियों का जमावड़ा सामने दिखाई दिया। कल रात की एक भी बात उसे याद नहीं थी। साथ ही दर्द के मारे उसका सिर फटे जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो सामने खड़ी लड़कियों से कुछ पूछ पाती, एक लड़की ने आगे आकर रिया के हाथों में एक पेपर थमा दिया। तुम मेरे पैसे कब दे रही हो? कौन से पैसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इस डॉक्यूमेंट पर साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं।
और नीचे तुम्हारे सिग्नेचर भी है। ये बात सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकटक उस डॉक्यूमेंट को देखने लगी जहां उसने साइन किए हुए थे। 10 लाख रुपए लिखे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या है ये सब? और तुम किस पैसे के बारे में बात कर रही हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे सिर में बहुत दर्द है। ज्यादा नाटक मत करो। इस पेपर पे साफ साफ लिखा है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप पैसे दे वरना। ये बात कहते हुए सामने खड़ी लड़की रिया की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। रिया को अब तक कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे पिछली रात की कुछ धुंधली धुंधली बातें याद आने लगी। सामने खड़ी 2 लड़की कोई और नहीं बल्कि अस्मिता और राही थी, जिनके साथ मिलकर रिया बिजनेस शुरू करने वाली थी। कल रात उसी बिजनेस की बात करने के लिए वो एक कैफे में गई थी। बातों ही बातों में अस्मिता ने बिजनेस प्रपोजल के नाम पे कुछ पेपर्स पे रिया से साइन करवा लिए। रिया ने वो पेपर साइन करके जैसे ही अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म की, तभी से उसकी आंखें भारी होने लगी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्टल के कमरे में थी और आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। ओह शिट, इन लोगों ने तो मिलकर मुझे ही फंसा दिया। झूठ बोलकर मुझसे ये पेपर साइन करवा दिए और अब ये पैसे। रिया, अब इस पेपर को देखने से कुछ नहीं होगा। बताओ पैसे कब दे रही हो? इस पेपर पे पैसे देने की डेट भी लिखी है। देखो रिया, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अब तुमने पैसे लिए हैं तो देने भी पड़ेंगे। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें इस डेट के बाद भी कुछ दिनों का टाइम देती हूँ। रिया, मैं तुम्हारे हालात के बारे में अच्छे से समझती हूँ। 10 लाख एक साथ देना तुम्हारी जैसी लड़की की बस की बात नहीं है। अस्मिता, यू आर वेरी काइंड। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। रिया, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए अस्मिता को, वरना आजकल के जमाने में तो कोई किसी की मदद नहीं करता और अस्मिता तुम्हारी इतनी मदद कर रही है। अब मेरा दिल तो ऐसा ही है, लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। मैं रिया की हालत को अच्छे से समझती हूँ और फिर वो मेरी अच्छी दोस्त भी तो है। हाँ, क्यों रिया? अस्मिता नाटक करते हुए सभी की तरफ देखने लगी। हॉस्टल में मौजूद सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वहीं ये सारी बातें सुनकर रिया की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने अगले ही पल उठकर पास में पड़ी टेबल पर जोर से हाथ मार दिया। बस बहुत हुआ। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है और अब यहाँ सबके सामने भोला बनने का नाटक कर रही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोनों कल रात मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेलोगी। तुम दोनों तो दोस्ती के नाम पर कलंक हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाली। तुम दोनों चाहे जो कर लो। रिया की बात सुनते ही अस्मिता और राही एक दूसरे को देखने लगे। सुबह से लगे हुए तमाशे ने देखते ही देखते बहुत बड़ा रूप ले लिया था, जिससे कॉलेज के बहुत सारे लोग परेशान थे। लेकिन अस्मिता और राही ने मौका देखते ही बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। इससे पहले कि अस्मिता आगे कुछ कह पाती, पास खड़ी लड़कियां एक एक करके रिया को समझाने लगी। रिया, ये तो हद हो गई। अस्मिता और राही इतने दिनों से तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम उन्हें ही झूठा साबित कर रही हो और अब लिए हुए पैसे देने से भी मना कर रही हो। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की ऐसा ही बोलेगी। पैसे लेकर तो अच्छे से अच्छे इंसान की नीयत खराब हो जाती है। आखिर इसकी भी तो हो ही गई नीयत खराब। लेकिन तुम चिंता मत करो अस्मिता, पैसे तो रिया को देने ही पड़ेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, देने तो पड़ेंगे। सभी ने एक एक कर अपनी बात रखना शुरू कर दिया। ये देखकर अस्मिता और राही मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग? मैं किस बात के पैसे दूं? जब मैंने अस्मिता से पैसे लिए ही नहीं। ये दोनों मिलकर झूठ बोल रही हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी झूठे हैं। इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला है। लो सुन लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे नहीं पता था रिया कि इस दुनिया में अच्छाई दिखाने का भी ये सबक मिलता है। तुमने तो हम सबके सामने अच्छाई का मजाक ही बना दिया। क्या बकवास करे जा रही हो? मैं इतनी देर से तुम्हारी ये बकवास बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आए बोलती जाओ। कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम लोगों से कोई पैसे नहीं लिए और ना ही मैं तुम्हें देने वाली हूँ। रिया, कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो।
अरे तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं करा था उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने मुझे आकर कहा कि तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। अस्मिता अपनी बात कहते हुए आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। वो अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। गाइस, ये रिया मेरे पास रोते हुए आई थी कि इसकी फैमिली पर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है और इसे पैसों की जरूरत है। इसलिए मैंने और राही ने मिलकर अपने घर वालों से पैसे मांगे। कुछ कम पड़े तो हमने मिलकर लोन भी लिया, लेकिन अब पैसे देने की जब बात आ रही है तो ये रिया बदल गई है। इसने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अस्मिता की बात ने सभी के मन में हलचल पैदा कर दी। रिया की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्मिता, अगर रिया ऐसे नहीं माने तो तुम पुलिस को फोन कर दो। हाँ हाँ, पुलिस को फोन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे लोगों से कैसे बात की जाती है पुलिस वाले अच्छे से जानते हैं। अस्मिता, हम तुम्हारे साथ हैं, कॉल द पुलिस। तभी की जोश भरी आवाज सुनते ही अस्मिता और राही इतराते हुए रिया को देखने लगी। देखते ही देखते सभी लोग रिया के खिलाफ हो चुके थे। उसे एक ऐसे बात के लिए दोषी ठहराया जा रहा था जो उसे याद भी नहीं था। देखो रिया, पहले ही बहुत ज्यादा तमाशा हो चुका है। अब मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बिना बात को आगे बढ़ाए पैसे दे दो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझसे पैसे लेने में कामयाब हो जाओगी? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ना। सीधे सीधे पैसे दो। अगर एक बार पुलिस तक बात पहुंच गई तो तुम अच्छे से जानती हो कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पुलिस की धमकी किसको दे रही हो? पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। रिया अपनी बात कहते हुए अस्मिता की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि अस्मिता की धमकियों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। रिया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तो तुम दोनों ने कर ली है और उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। रिया की बातें सुनकर सभी लोग सकपका चुके थे। वहीं राही मौका देखते ही अस्मिता को एक कोने में ले गई। उसे कहीं न कहीं सच बाहर आने का डर सता रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हें समझाने के लिए। होश में आओ अस्मिता, आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो? अगर हमने पुलिस को बीच में डाल दिया तो मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ जाएगा और हम लोग ही फंस जाएंगे। पुलिस को फोन करना ठीक नहीं है। तो क्या करूं? बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहूं और इस लड़की की बकवास सुनती रहूं? कोई और भी तो तरीका हो सकता है ना। राही की बात सुनते ही अस्मिता गहरी सोच में डूब गई और तुरंत रिया की तरफ चली गई। तो तुम पैसे नहीं दोगी? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। तुम्हें इस हॉस्टल से निकलना होगा। इस हॉस्टल में तुम जैसे झूठे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। What? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की हमारे बीच में नहीं रह सकती। ये कहते हुए राही रिया का सामान पैक करने लगी। रिया के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। राही ने कुछ ही देर में रिया को नीचा दिखाने के लिए उसका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अश्विन वहां पहुंच गया। हॉस्टल के अंदर लोगों का जमावड़ा देखकर अश्विन के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वहीं अश्विन को सामने देखकर सभी सकपका गए, लेकिन रिया के गुस्से का पारा 2 गुना चढ़ चुका था। इसका कारण साफ था कि अश्विन अब तक रिया को फूटी आंख नहीं सुहाता था। अश्विन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, देखो, आखिर रिया को बचाने के लिए उसके घर से कोई ना कोई मसीहा आ ही गया। अपनी बकवास बंद करो। मैं बहुत देर से तुम्हारी ये फालतू की बातें सुन रहा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक ही कॉलेज में होकर अपने दोस्तों के साथ। ओ हेलो, हम यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। हमें हमारे पैसे चाहिए जो रिया ने हमसे लिए हैं। हम लोगों को भी कोई शौक नहीं कि किसी को उल्टा सीधा बोले। देखो, मैं रिया को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए जो भी बात है सबसे पहले उसकी सच्चाई जान लेते हैं। अपनी बात कहते हुए अश्विन अस्मिता के सामने आकर खड़ा हो गया। बातों ही बातों में उसने रिया को पीछे कर लिया। ये सब देखकर रिया की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। बस बहुत हुआ। अश्विन, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को?
बार बार आकर मेरी जिंदगी में क्यों दखल देते हो? रिया की जली कटी बातें सुनकर अश्विन पूरी तरह से सकपका गया और अपने आसपास देखने लगा।